अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली। हम इसके ओरिजिन को भी स्टडी करेंगे, इसके पर्पस को भी स्टडी करेंगे, इसके कॉजेज़ को भी स्टडी करेंगे, टाइप्स को भी, और जो डैमेजेस होते हैं ड्यू टू टेररिज्म हम आज उसको भी अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो टेररिज्म एक अनलॉफुल एक्टिविटी होती है जो या तो कोई पर्सन करता है या तो कोई ग्रुप करता है, जिसका कोई भी मोटिव हो सकता है और उसके अंदर वायलेंस, तशद्दुद और उसके अंदर कत्लो-गारत ये एलिमेंट्स लाज़मी पाए जाते हैं। जो टेररिज्म है उसकी जो एग्ज़ाम्पल है जैसे कि तमिल टाइगर्स हैं, श्रीलंका के अंदर होते थे। जैसे आयरिश रिपब्लिक आर्मी होती थी इंग्लैंड के अंदर, जो चाहते थे कि आयरलैंड को इंग्लैंड से आज़ाद करवाया जा सके। आज आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सिर्फ उसके नॉर्थ के ऊपर एक छोटा-सा पैच है, छोटा-सा हिस्सा है जो कि यूके के अंडर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेररिज्म और फ्रीडम फाइटर, इनको अक्सर आपस में कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है क्योंकि एक ग्रुप का फ्रीडम फाइटर दूसरे ग्रुप का टेररिस्ट हो सकता है। जैसे हम पैलेस्टाइन के अंदर देखते हैं कि जो पैलेस्टाइन की लिबरेशन की मूवमेंट है, कि इसराइल जो ऑक्युपायर है और एक टेररिस्ट स्टेट है, उसकी नज़र में वो लोग टेररिस्ट हैं जो कि पैलेस्टाइन की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, और फ़लस्तीन की आवाम के लिए इसराइल टेररिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये टर्म है ये इंसान के या किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव पे, उसकी सोच पे, उसके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि वो टेररिज्म को किस तरह डिफाइन करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो हर कौम है, हर मुल्क है, वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही टेररिस्ट की डेफिनेशन रिप्रेजेंट करेगा, और उन ग्रुप्स को वो टेररिस्ट कहेगा जिनको वो समझता है कि उसकी जो नेशनल यूनिटी है और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है। तो टेररिज्म के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ये है कि उसके अंदर वायलेंस का एलिमेंट लाज़मी होता है। उसके अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ लाज़मी तौर पर पाई जाती हैं। उसका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता। उसका पर्पस होता है कि वो मैस लेवल के ऊपर, यानी कि बड़े पैमाने के ऊपर पब्लिक में एक एंग्ज़ायटी पैदा करे ताकि अपने पॉलिटिकल मकासद, पॉलिटिकल पर्पसेस हासिल कर सके। इसके लिए वो वायलेंस करते हैं, वो धमाके करते हैं, वो कत्लो-गारत कर सकते हैं, वो जैसे बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, जैसे आप देखते हैं कि इंडिया कश्मीर के अंदर करता है, जैसे इसराइल पैलेस्टाइन के अंदर करता है, तो ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में आ जाता है और इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता। इसका पर्पस होता है बस खबरों में आना। यानी कोई ऐसा काम करना कि आप खबरों में आ जाएँ, आप न्यूज़ में आ जाएँ, और जब आप न्यूज़ में आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये भी पूछा जाएगा कि ये काम हुआ क्यों? इस काम की वजह क्या थी? और जब कहा जाएगा कि अच्छा तो इस ग्रुप ने ये टेररिस्ट एक्टिविटी अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए की थी, तो आपका मकसद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो इसके लिए जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो की जाती है ताकि मैस लेवल के ऊपर एंग्जायटी पैदा की जाए, डिप्रेशन पैदा किया जाए, और अवाम को और हुकूमत को अपनी बात बताई जाए। और इनके कुछ भी मोटिव हो सकते हैं, वो रिलीजियस हो सकते हैं जैसे टीटीपी, वो एथनिक हो सकते हैं जैसे हमारे पास मुख्तलिफ सोशल इश्यूज आ जाते हैं, और वहाँ पर कोई अ, अपने किसी मसले को पूरी दुनिया को बताने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। रिलीजियस हो सकते हैं, वो बता दिया, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। पर्पस क्या होता है टेररिज्म का? जो पर्पस ऑफ टेररिज्म है उसका पहला पर्पस है स्प्रेड पैनिक। पैनिक फैलाया जाए ताकि अवाम परेशान हो जाए। अवाम ये पूछे कि ये जो एक्शन इन्होंने किया है, इन्होंने इतने मासूम लोगों को बम धमाके से उड़ा दिया या गोलियां मार दी, ऐसा उन्होंने क्यों किया है?
उसकी रीज़न क्या है? तो पैनिक फैलाकर वो अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। दूसरा है टू स्प्रेड मोटिव, कि वो जो अपना नैरेटिव है वो पूरी दुनिया को फैला दें। पहला, पैनिक फैलाया जाए और उस पैनिक की मदद से दुनिया को अपना नैरेटिव बताया जाए। और पब्लिक का ओपिनियन बिल्ड किया जाए, ये तीसरा पर्पस है टेररिज्म का। पब्लिक में ओपिनियन बिल्ड किया जाए कि अच्छा, तो उस ग्रुप के साथ ये जुल्म हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म की है। जाहिर सी बात है, जब हुकूमत इंसान को उसके हकूक नहीं देगी तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसे कहते हैं कि ओपिनियन बनाया जा रहा है। टेररिज्म का मकसद क्या हुआ? उसका मकसद हुआ, पर्पस हुआ पैनिक फैलाना। नंबर टू, टू स्प्रेड मोटिव। नंबर थ्री, पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग। नंबर फोर, पब्लिक व्यूज मेकिंग, कि वो किसी तरह से आम आवाम में, आम जो मैसेज हैं उनमें अपनी सपोर्ट हासिल करें, मजलूम बन जाए कि भाई हम पे तो जुल्म हो रहा है, हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं था कि हम और कोई रास्ता इख्तियार करते, ना हमारे यहाँ कानून है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने मजबूर होकर ये एक्शन किया है, जिसकी वजह से अवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाए नहीं, बेचारों के साथ जुल्म हुआ है, हमें इनका साथ देना चाहिए, हुकूमत को कहना चाहिए कि इनके हकूक पूरे करें, ताकि आइंदा कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। पांचवा पॉइंट है पब्लिक विल प्रेशर गवर्नमेंट टू एंड दिस, के जो मुल्क की अवाम है, जो मैसेज हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि भाई आप इन टेररिस्ट के साथ कोई बातचीत करें, कोई आर्गुमेंट करें, कुछ सोल्यूशन निकालें, कुछ इनके साथ टेबल टॉक करें और इनकी बात मानें। इस तरह जो टेररिस्ट ग्रुप है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। असल में ये अपना मकसद हासिल करने के लिए प्रोपोगेंडा करते हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर चीज को इस्तेमाल करते हैं अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं और अक्सर ये टेररिस्ट ग्रुप ही जो वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया के ऊपर फैला देते हैं ताकि अपना प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। वो एक तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को इनिशिएट करते हैं। वो अवाम की नफ्सियात पर हमला करते हैं, अवाम की साइकोलॉजी के ऊपर हमला करते हैं। दे हिट अ माइंड, द माइंड ऑफ पीपल। वो अवामुन्नास के माइंड को, माइंड कहते हैं, ये तो हमारा ब्रेन है, लेकिन जो हमारा सोचने वाला हिस्सा है उसे माइंड कहते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको डिस्कस किया जाए, उनके बारे में बातचीत की जाए, उनके जो मसले मसाइल हैं या जो उनका जो मकसद है, पर्पस है, वो आम पब्लिक लेवल पे डिस्कस किया जाए, बंदे बंदे को पता चल जाए, अच्छा तो ये मसला है, ये ऐसा होना चाहिए। अब हम देखते हैं टेररिज्म शुरू कहां से हुआ था, इसका ओरिजिन क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 के अंदर, जिसे रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। तो ये जो रेन ऑफ टेरर है, टेररिज्म की टर्म यहीं से ही हमारे पास आई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इतनी कत्लो गारत हुई थी, इतने ज्यादा लोगों को मार दिया गया था कि जो लव टेरर है उसको इस्तेमाल किया गया चीजों को जस्टिफाई करने के लिए। तो अगर ओरिजिन ऑफ टेररिज्म की बात की जाए तो इसका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। अगर हम कॉजेस की बात करें कि भाई लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं, लोग टेररिज्म की तरफ क्यों जाते हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, तो पहला जो कॉज है वो है सोसाइटी के अंदर स्ट्रेन है, गुर्बत है, जहालत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं। ये आप कह सकते हैं स्ट्रेन थ्योरी बाय रॉबर्ट मार्टिन। तो वो कहता है कि लोग पैसा चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है। लोग चाहते हैं वो सुकून की जिंदगी जिएं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। सुकून की जिंदगी जीनी है, बाहर गर्मी है, आपने पंखा चलाना है, एसी चलाना है, उसके लिए आपको बिजली चाहिए, बिजली के लिए आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, आपके पास नौकरी होनी चाहिए। लेकिन वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा
अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन भी है, वहाँ पर लोग बहुत आसानी से टेररिस्ट बन जाते हैं। लोगों के मटेरियल गोल्स हैं और वो मटेरियल गोल्स लीगल तरीकों से भी पूरे हो सकते हैं और इल्लीगल तरीकों से भी पूरे हो सकते हैं। अब जैसे मेरा गोल है कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, मेरे पास कपड़े होने चाहिए, तो उसका लीगल तरीका क्या है कि मैं जॉब करूँगा या मैं कोई बिज़नेस करूँगा, और इल्लीगल तरीका क्या है कि मैं चोरी करूँ, डकैती करूँ या टेररिस्ट बन जाऊँ। दहशत फैलाकर, टेररिज्म करके, लोगों को मारकर पैसे हासिल करूँ, या किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाऊँ कि मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तंग हूँ कि वो बोलें कि ठीक है, आप हमारा ये काम कर दो, आप फलानी जगह पर जाओ, वहाँ पर आप सुसाइड बॉम्बिंग करो और ये 15 लाख रुपए ये हम आपके अकाउंट में देने आपकी फैमिली के काम आ जाएँगे। तो बंदा कहता है ठीक है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से पहले ही बहुत ज़्यादा तंग हूँ, मैंने जी के और क्या कर लेना है? मुझे तो ना नौकरी मिलती है, ना शादी होती है, ना मेरी कोई फैमिली है, ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई ऊपर-नीचे, ना कोई रोने वाला, ना कोई रोने वाली जनाबे वाली। तो वो वाला हिसाब-किताब हो जाता है और फिर वो कहता है ठीक है, मुझे दे दो। 15-20 लाख दे दो, मेरे जो बहन-भाई हैं, माँ-बाप हैं, ठीक है, वो खुश रहेंगे और हम अपने आप को उड़ा देते हैं। तो ये जो सोशल स्ट्रेन है, जो सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रेन पाया जाता है, गुर्बत की वजह से, जहालत की वजह से, एक्सट्रीमिज़्म की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपके पास नौकरी तो है, लेकिन जैसे आजकल टीचरों को तनख्वाह देते हैं 25,000, 30,000, 35,000, क्या होता है उसके अंदर? वो कहता है कि यहाँ 20 से 25 मिनट खड़े होंगे, कोई आएगा उसको पकड़ेंगे, पिस्तौल रखेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे, मोबाइल लेंगे और बेचेंगे और दिन में 5 से 6 दफ़ा ये करेंगे तो 30, 35, 40, 60,000 बन जाएगा। तो क्या ज़रूरत है अब महीना पूरा किसी स्कूल में ज़लील होने की? ये सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। तो सोसाइटी और गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड किया गया है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है गोल्स और मीन्स के दरमियान। ये स्ट्रेन थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्स हैं और मीन्स हैं, कि इंसान के मकासद हैं और उनको पूरा करने के तरीकाकार है, उनके दरमियान एक स्ट्रेन पाया जाता है, जिससे माशरे में एनोमी पैदा होती है। एनोमी का मतलब ये है, एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी पैदा होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, उसके मुताबिक 40% ऑफ पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो इसमें से जो आधे बनते हैं वो साढ़े 12 करोड़ बनते हैं और 40% बनेंगे तकरीबन 9, 10, 11 करोड़। तो वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि वो 40,000 महीना से कम पैसे कमा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अगर एक इंसान 40,000 रुपए से कम कमा रहा है, तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, कि वो सतह गुर्बत से भी नीचे है, कि वो गरीब नहीं, वो बेइंतहा इंतहा का गरीब है। और पाकिस्तान की 40% आबादी महाना 40,000 से कम कमा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि 45% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बिलो पॉवर्टी लाइन है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 40%। तो आप कह सकते हैं कि 40 टू 45% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसकी वजह से क्या है कि उनके गोल्स और मीन्स के दरमियान एक स्ट्रेन पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको आसान होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरफ इन्वॉल्व करना। दूसरा आपके पास है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बाय सदरलैंड। सदरलैंड की ये थ्योरी है, वो कहते हैं कि जो सोशलाइजेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसकी बीवी बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, वो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो वो टेररिस्ट नहीं बनेगा, वो कहेगा मैं अपनी फैमिली में सुकून से रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर एक इंसान है, उसकी कंपनी ही खराब है, वो कहते हैं ना कि अगर आप खुशबू की दुकान में दिन गुजारेंगे तो आपने बेशक परफ्यूम खुशबू नहीं लगाई, लेकिन आपके पास से अच्छी स्मेल आएगी। लेकिन अगर आप गंदगी के ढेर में वक्त गुजारेंगे, बेशक गंदगी आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों पर नहीं लगी, लेकिन आपसे बदबू आएगी। इसी तरह जो ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है बाय सदरलैंड, यह हमें बताती है कि जो
इंसान की एसोसिएशन होती है और जो सोशलाइजेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टीचर्स, पेरेंट्स, पहले नंबर पर पेरेंट्स और दूसरे नंबर पर टीचर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इंसान किस तरह का इंसान बनेगा। माँ बाप की तरबियत और टीचर्स की तरबियत इंसान को बताती है कि आपने अच्छे काम करने हैं, आपने हलाल रोटी कमानी है और आपने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। जब उसकी इखलाकी तालीम और तरबियत मुकम्मल होती है तब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ही कम जाता है। तीसरा आपके पास है कंट्रोल थ्योरी बाय हर्शी, HIRSCHI, हर्शी। तो जो कंट्रोल थ्योरी बाय हर्शी है वो बताती है डेवियांस जो है, जो कि क्राइम है, उसके पीछे बहुत सारे सोशल बॉन्ड्स होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, बिलीव्स होते हैं जिनमें रिलीजियस और मॉरल बिलीव्स होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे बिजी रहना होता है, जैसे स्पोर्ट और स्टडी है, ये आपको रोक लेती है क्राइम से। अगर आप पढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो आपका किथारसिस होता रहता है और आप क्राइम नहीं करते। अगर आप रिलीजियस हैं और आप मोरल वैल्यूज पे बिलीव करते हैं फिर भी आप क्राइम नहीं करते। लेकिन अगर ये दो चीजें कम हो जाएंगी तो और आपकी कंपनी बुरी हो जाएगी। अगर आपके दोस्तों में लोग सिगरेट पीते हैं तो एक दिन आप भी पिएंगे, शराब पीते हैं तो एक दिन आप भी पिएंगे। ये सब कुछ इंसान की पर्सनल चॉइस है, लेकिन कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये कंट्रोल थ्योरी कहती है। तो जो आपके पास हमारे पास जो कॉजेज ऑफ टेररिज्म थे उसमें आप स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी बाय रॉबर्ट मार्टिन लिख सकते हैं। आप डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बाय सदरलैंड लिख सकते हैं और आप कंट्रोल थ्योरी लिख सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बयान करना चाहे तो आप कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेररिज्म के ऊपर कि टेररिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं। इसकी रिलीजियस टाइप हो सकती है कि जैसे टीटीपी है वो चाहती हैं कि वो अपने मकतबा फ़िक्र को एस्टेब्लिश करें और जिसके लिए वो टेररिज्म करते हैं। कोई पॉलिटिकल टेररिज्म हो सकता है, जैसे आपको बताया था तमिल टाइगर्स और जो आयरिश रिपब्लिक आर्मी थी वो, ये दो आपको बताएं, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है। ये कहा जाता है। अब तमिल टाइगर्स को जो मानते हैं या जो आयरिश आर्मी को मानते हैं वो तो उनको टेररिस्ट नहीं समझेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल टेररिज्म की एग्जांपल देने के लिए आपको बताया गया है। स्टेट टेररिज्म क्या है? स्टेट टेररिज्म डायरेक्टली भी होता है, इनडायरेक्टली भी होता है। अगर हम डायरेक्ट स्टेट टेररिज्म की बात करें तो उसमें आता है इंडिया, इसराइल। इंडिया डायरेक्ट टेररिज्म करता है कश्मीर के अंदर और इनडायरेक्ट करता है बलूचिस्तान के अंदर। इसराइल डायरेक्ट टेररिज्म करता है पैलेस्टाइन के अंदर और इनडायरेक्ट करता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अपने जासूसों की मदद से। तो मैंने अभी तक आपको टाइप्स ऑफ टेररिज्म में बताई, रिलीजियस, पॉलिटिकल, स्टेट, और चौथा है इंटरनेशनल टेररिज्म कि जो एक ग्रुप है वो एक जगह से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में टेररिज्म करे, जैसे 9/11 हुआ था। तो ये इंटरनेशनल टेररिज्म की एक टाइप है। अब हम बात करेंगे डैमेजेस ड्यू टू टेररिज्म के, टेररिज्म की वजह से कौन कौन से डैमेजेस होते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है कि मईशत ग्रो नहीं कर पाती, इन्वेस्टर नहीं आता। वो कहते हैं कि आए लोग तो यहाँ पर धमाके होते हैं, यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज भी बर्बाद है, तो मैं यहाँ पर अपना पैसा क्यों लगाऊं। सी पैक, BLA और TTP चाहती है कि वो सी पैक को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर हुकूमत को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करें। वो चाहते हैं कि वो हुकूमत के ऊपर दबाव पैदा करें ताकि वो हुकूमत से अपनी बातें मनवा सकें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, और याद रखिएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपस में लिंक है, एक के होने से दूसरी अपने आप होती है। साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, इंसानों की नफ्सियात, उनके मेंटल मॉडल्स बदल जाते हैं। अब जब हमने इतना ज्यादा टेररिज्म देख लिया है तो हमारे लिए टेररिज्म एक आम सी बात हो जाएगी और ये चीज नॉर्मल नहीं है। प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, बिल्डिंग में धमाका होता है, मस्जिद के अंदर होता है, मार्केट के अंदर होता है, जारी सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दोबारा पैसे लगेंगे। छठा हमारे पास पॉइंट है लॉस ऑफ लाइफ। पहला क्या था? सीपैक। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तीसरा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, चौथा साइकोलॉजिकल डैमेज, पांचवा प्रॉपर्टी का डैमेज और छठा है लॉस ऑफ लाइफ
कि हमारे पास इंसानी जान का नुकसान होता है। तो ये आप उसके जो डैमेजेस ऑफ टेररिज्म है उसके अंदर ही आप लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास नेक्टा का इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जो इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। अभी जैसे हमारे पास आप देख लें, टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करती है, और अगर हम देखें पैलेस्टाइन और कश्मीर के हालात भी हमारे सामने हैं। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 20 पॉइंट्स दिए गए थे, जिनमें से एक ये भी था काउंटर टेररिज्म, दूसरा था बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, तीसरा था वुमेन कॉमा पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो हम टेररिज्म वाले टॉपिक में लिख सकते हैं, क्योंकि जो एथनिक टेररिज्म होता है या जो जेंडर टेररिज्म होता है, वो यूं हो सकता है जैसे ऑनर किलिंग, कि अगर आपकी बेटी कहती है मैंने डॉक्टर बनना है और आप कहते हो नहीं तुमने नहीं बनना, और या फिर वहां पर वो पढ़ने गई, वहां पर किसी के साथ उसको मोहब्बत होगी और वो कहते हैं कि हमने शादी करनी है। अब ये एक इस्लामिक चीज है, हदीस भी है कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान बेहतरीन रिश्ता निकाह का है, लेकिन कहते हैं नहीं साड़ी गैरत है ते इंज ते उंज, तो वो उसको कत्ल कर देते हैं। अल्लाह बचाए ऐसे जाहिलों से। तो जो इसको ठीक करने के लिए काम किया गया, नेक्टा बनाया गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सीसीडी पंजाब में काम कर रही है, सीटीडी है हमारे पास काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने टेररिज्म को खत्म करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस किए। जो ज़रबे अज़्ब हमारे पास ऑपरेशन है वो 2014 में शुरू होता है, रद्दुल फसाद 2017 में शुरू होता है, और खैबर 4 ऑपरेशन भी 2017 में ही शुरू होता है। इसके अलावा हमारे पास टेररिज्म को खत्म करने के कुछ स्टेप हैं, वो 3D है हमारे पास। क्या है 3D? पहला है डायलॉग, कि हम टेररिस्ट के साथ डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाई आपका मसला क्या है, आपको स्कूल चाहिए, हम स्कूल बना कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बन जाएगा। अस्पताल चाहिए, बन जाएंगे। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। HDI के ऊपर काम कर लेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आपके रीजन में बढ़ाने के लिए काम कर लेंगे। तो 3D में जो पहला डी हमारे पास है वो है डायलॉग। दूसरा हमारे पास है डेवलपमेंट, कि हम वहां पर काम करें, एजुकेशन लेकर आए, डेवलपमेंट लेके आए। तीसरा है डेटरेंस। अगर कोई डायलॉग से भी बाज नहीं आता और डेवलपमेंट होने के बावजूद वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को जारी रखता है, तो फिर होगा काइनेटिक एक्शन, फिर उसके खिलाफ डेटरेंस को इस्तेमाल किया जाएगा। और टेररिज्म को कम करने के लिए हम 3D के अलावा और भी दो काम कर सकते हैं, जैसे हम अपनी मईशत को मजबूत कर सकते हैं, हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, हम जहालत को कम कर सकते हैं, हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, और हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो मुल्क है वो आइडियल है 14-15 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, लेकिन आज हम 25 करोड़ हैं। रिसोर्सेज हमारे पास मैनेज हो नहीं रहे। भाई जब किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता तो आप चीजों को मैनेज करते हो, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान से चीजें मैनेज भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में ज्वाइन होते हैं और वो रेडिकल बनते हैं और एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आएगा, और अल्लाह हाफिज।